अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। आज हमारा सीपीसी का लेक्चर नंबर 16 है। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर 41। लास्ट टाइम हमने ऑर्डर 41 के रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 8 डिस्कस किए थे पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 है। आज हमने डिस्कस करने हैं रूल नंबर 9 से लेकर रूल नंबर 15 तक। ये जो रूल्स हैं ये किस हवाले से हैं? प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ अपील, यानी जब कोर्ट अपील को एडमिट करेगा तो फिर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, वो प्रोसीजर इन रूल्स के अंदर बताया हुआ है। तो वन बाय वन हम इन तमाम रूल्स को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 9 है जो कि बिल्कुल सिंपल है। वो किस हवाले से? रजिस्ट्री ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील, यानी कि जब अपेलेट कोर्ट मेमोरेंडम ऑफ अपील को एडमिट करता है तो कोर्ट क्या करेगा? डेट ऑफ प्रेजेंटेशन को इंडोर्स करेगा, यानी जिस दिन वो मेमोरेंडम ऑफ अपील पेश किया गया है उस डेट को इंडोर्स करेगा। और इसके अलावा क्या करेगा? ये जो अपील है, ये जो मेमोरेंडम ऑफ अपील है, इसको रजिस्टर करेगा। तो कौन इसको रजिस्टर करेगा? कोर्ट खुद भी कर सकता है या वो ऑफिसर कर सकता है जिसको कोर्ट ने इस पर्पज़ के लिए अपॉइंट किया हुआ है। फिर उसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 10। ये कब है? जब अपील जो एडमिट हो चुकी है। तो यहाँ पर रूल नंबर 10 कोर्ट को एम्पावर करता है। रूल नंबर 10 भी कोर्ट की पावर से रिलेटेड है। रूल नंबर 10 के सब रूल 1 के हवाले से अपीलेट कोर्ट में रिक्वायर अपेलेंट टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर कोस्ट। अब यहाँ पर भी सिक्योरिटी की बात हो रही है, लेकिन जो आपने पीछे रूल नंबर 5, 6 और 8 के अंदर जिस किस्म की सिक्योरिटी पड़ी है वो किस हवाले से थी? वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, वो डिग्री की परफॉर्मेंस के हवाले से थी। ये उसके हवाले से नहीं, ये किस हवाले से? सिक्योरिटी फॉर कोस्ट। ये सिक्योरिटी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री नहीं है, ठीक है। तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है जो अपीलेंट है, जो अपील फाइल कर रहा है उसको, कि वो सिक्योरिटी दे कोस्ट के लिए। तो ये ऑर्डर कब कर सकता है कोर्ट? बिफोर रिस्पोंडेंट इज कॉल्ड टू अपेयर, यानी कि कोर्ट ने अभी रिस्पोंडेंट को नोटिस नहीं भेजा अपेयर होने के लिए, उससे पहले भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि जो अपीलेंट है वो सिक्योरिटी दे कोर्ट को, सिक्योरिटी फॉर कोस्ट। इसके अलावा जब रिस्पोंडेंट को कोर्ट बुलाता है टू अपेयर एंड टू आंसर, या अपीलेट कोर्ट जब रिस्पोंडेंट को नोटिस सर्व करता है, तो जब रिस्पोंडेंट अपेयर होता है तो रिस्पोंडेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि जो अपीलेंट है उससे सिक्योरिटी ली जाए। तो ये पावर्स कोर्ट खुद भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, सो मोटो भी, और इसके अलावा जो रिस्पोंडेंट है वो भी एप्लीकेशन दे सकता है। फिर उसके बाद रूल नंबर 10 का जो सब रूल 2 है ये मैंडेटरी प्रोविजन है, यानी कि जो सब रूल 1 था वहाँ पर तो कोर्ट का डिस्क्रिशन था, लेकिन जो सब रूल 2 है ये मैंडेटरी है। कब? जब जो एपिलेंट है यानी जो पर्सन अपील फाइल कर रहा है वो कहाँ पर रहता है? वो पाकिस्तान से बाहर रहता है, ही रिजाइड्स आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। तो कोर्ट शेल डिमांड सिक्योरिटी, कोर्ट जो है लाजमी सिक्योरिटी डिमांड करेगा इन ऑल केसेस, यानी कि तमाम जिस किस्म की भी डिग्री होगी उसमें लाजमी जो है कोर्ट डिमांड करेगा एपिलेंट से कि वो सिक्योरिटी दे। कब? जब वो एपिलेंट पाकिस्तान से बाहर रहता होगा और उस पर्सन की पाकिस्तान के अंदर कोई सफिशिएंट इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी सिवाय उस प्रॉपर्टी के जो सूट प्रॉपर्टी है, यानी कि जिसके हवाले से अपील फाइल की जा रही है। तो सब रूल 2 क्या कहता है कि जब एपिलेंट पाकिस्तान से बाहर रहता होगा तो कोर्ट लाजमी सिक्योरिटी लेगा। जब उसकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर कोई सफिशिएंट नहीं है सिवाय उस प्रॉपर्टी के जिसके हवाले से अपील फाइल की जा रही है, यानी कि जो एक सूट प्रॉपर्टी है। फिर सब रूल, अच्छा ये ऊपर वाला सब रूल 2 नहीं था, ठीक है, सब रूल 2 यहाँ पर है। ये जो ऊपर वाला आपने पढ़ा है, यानी कि कोर्ट जब सिक्योरिटी ले सकता है या कोर्ट जब सिक्योरिटी लाजमी लेगा, ये अंडर सब रूल 1 ही आते हैं। तो सब रूल 2 के हवाले से जब कोर्ट सिक्योरिटी डिमांड करता है, चाहे वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को एक्सरसाइज करके करे या फिर जो मैंडेटरी प्रोविजन है उसको एक्सरसाइज करके करे, तो अगर जो अपीलेंट है वो सिक्योरिटी फर्निश नहीं करता, सिक्योरिटी फॉर कोस्ट नहीं देता, तो कोर्ट इम्पावर्ड है कि वो क्या कर सकता है? उस अपील को रिजेक्ट कर सकता है। इसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 कोर्ट की पावर्स के बारे में बात करता है। रूल नंबर 11 कोर्ट को पावर देता है डिसमिसल ऑफ अपील के लिए, यानी कि कोर्ट अपील को डिसमिस कर सकता है। रूल नंबर 11 के अंदर कोर्ट कब डिसमिस कर सकता है? पावर टू डिसमिस अपील विदाउट सेंडिंग नोटिस टू लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट कौन सा कोर्ट है? जिसकी डिग्री के खिलाफ आपने अपील फाइल की हुई है। तो होता क्या है, जो अपीलेंट कोर्ट है वो नोटिस भेजता है लोअर कोर्ट को जिसकी डिग्री के खिलाफ आपने अपील फाइल की है। तो अंडर रूल 11 कोर्ट इम्पावर्ड है कि वो डिसमिस कर सकता है अपील को विदाउट सेंडिंग एनी काइंड ऑफ नोटिस टू लोअर कोर्ट। हाँ, अगर अपीलेट कोर्ट को लगता है कि जो लोअर कोर्ट है उससे किसी किस्म का रिकॉर्ड मंगवाना ज़रूरी है उस अपील से रेलिवेंट, तो कोर्ट उस रिकॉर्ड को मंगवा सकता है। और अपीलेट कोर्ट क्या करेगा? एक डेट फिक्स करेगा ताकि अपीलेंट को सुना जाए या फिर उसके प्लीडर को, यानी कि हेयरिंग के लिए एक डेट फिक्स करेगा और उस डेट पर अपीलेंट या उसके प्लीडर को कोर्ट सुनेगा। और फिर उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है कि ये अपील डिसमिस कर देनी चाहिए तो अंडर रूल 11 कोर्ट इज इम्पावर टू डिसमिस अपील विदाउट सेंडिंग नोटिस टू कोर्ट, यानी कि लोअर कोर्ट जिसकी डिग्री के खिलाफ आपने अपील फाइल की है, एंड विदाउट सेंडिंग नोटिस ऑन द रिस्पोंडेंट या उसके प्लीडर, यानी कि कोर्ट रिस्पोंडेंट को भी नहीं बुलाएगा। अगर कोर्ट को लगता है कि इस अपील को डिसमिस कर देना चाहिए तो कोर्ट बगैर रिस्पोंडेंट को बुलाए कि वो उसके ऊपर जवाब दे या कुछ भी, बगैर रिस्पोंडेंट को बुलाए, बगैर लोअर कोर्ट को कोई नोटिस भेजे,
कोर्ट इज़ इम्पावर्ड अंडर रूल 11 के वो अपील को डिसमिस कर सकता है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि एपिलेंट को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कौन सी हेयरिंग के लिए, और कोर्ट उसको सुनेगा भी। अब ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ अपील, ये अपीलेबल है। इसके खिलाफ जो एपिलेंट है वो अपील फाइल कर सकता है। फिर इसके बाद रूल नंबर 11 का सब रूल 2 है, वो किस हवाले से है? ये जो सब रूल 1 है ये कब है कि जब डेट कोर्ट ने फिक्स की होगी और उस डेट पर अपीलेंट अपेयर होगा और उसे कोर्ट सुनेगा। 11(2) किस हवाले से है कि जो डेट कोर्ट ने फिक्स की होगी, अगर अपीलेंट उस डेट पर अपेयर नहीं होता तो कोर्ट एम्पावर्ड है कि वो अपील को डिसमिस कर सकता है, और ये जो डिसमिसल होगा इसके बारे में कोर्ट नोटिफाई करेगा लोअर कोर्ट को। अब ये जो डिसमिसल का ऑर्डर है अंडर 11 सब रूल 2, ये अपीलेबल नहीं है। फिर क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या रेमेडी है? इसकी रेमेडी कहाँ पर है? अंडर रूल 19। जब वो वहाँ पर आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखें कि अगर कोर्ट इस तरह किसी अपील को डिसमिस करेगा तो वो अपील दोबारा री एडमिट हो सकती है अंडर रूल 19। ठीक है, तो सिंपली रूल नंबर 11 के हवाले से ये एपीलेट कोर्ट की पावर्स के हवाले से रिगार्डिंग डिसमिसल ऑफ अपील, तो अंडर रूल 11 कोर्ट डिसमिस कर सकता है अपील को विदाउट सेंडिंग नोटिस टू लोअर कोर्ट एंड विदाउट सेंडिंग नोटिस टू रिस्पोंडेंट। कोर्ट क्या करेगा, एक डेट फिक्स करेगा हेयरिंग के लिए और उस डेट के ऊपर एपिलेंट को सुनेगा, और उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है कि इस अपील को डिसमिस कर देना चाहिए तो कोर्ट अंडर रूल 11 सब रूल 1 उस अपील को डिसमिस कर सकता है। और अंडर रूल 11 सब रूल 2 कब डिसमिस करेगा कि जब जो डेट कोर्ट ने फिक्स की है अपील को सुनने के लिए, उस डेट पर अगर अपीलेंट या उसका प्लेडर अपेयर नहीं होते तब भी कोर्ट एम्पावर्ड है कि वो उस अपील को डिसमिस कर सकता है, और जब कोर्ट डिसमिस करेगा अपील को तो वो लोअर कोर्ट को नोटिफाई करेगा। 11(1) के अंदर जो ऑर्डर है डिसमिसल का, ये अपीलेबल है, इसके खिलाफ अपील फाइल की जा सकती है, जबकि 11(2) का जो ऑर्डर है ये अपीलेबल नहीं है। ये जो अपील है ये री एडमिट की जा सकती है अंडर रूल 19। फिर इसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 12 जो कि बिल्कुल सिंपल है। वो किस हवाले से? डे फॉर हियरिंग ऑफ अपील, कि अगर रूल 11 के अंडर कोर्ट अपील को डिसमिस नहीं करता तो कोर्ट क्या करेगा, एक डेट फिक्स करेगा उस अपील को सुनने के लिए। इट शेल फिक्स अ डे फॉर हियरिंग, और वो कैसी डेट होगी? एक छोटी सी लंबी सी डेट होगी। तो रूल 12 का जो सब रूल 2 है वो कुछ बातें बताते हैं कि किस लिहाज से जो डेट है वो फिक्स की जाएगी। तो वो कोर्ट के करंट बिजनेस के लिहाज से भी सेट की जाएगी कि कोर्ट की मसरूफियात के हवाले से। इसके अलावा प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ रिस्पोंडेंट का प्लेस ऑफ रेजिडेंस कितना दूर है, यानी कि वो विद इन डिस्ट्रिक्ट है या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, उस हवाले से। और इसके अलावा इस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए कि उतने टाइम के अंदर जो है ताकि नोटिस जो है वो भी रिस्पोंडेंट को सर्व हो जाए, और इसके अलावा ताकि जो रिस्पोंडेंट है वो अपेयर हो सके और अपील के ऊपर अपना आंसर दे सके उस डेट को जो डेट कोर्ट ने फिक्स की है। तो रूल 12 सिंपली क्या कह रहा है कि जब कोर्ट रूल 11 के अंडर किसी अपील को डिसमिस नहीं करेगा तो कोर्ट एक डेट फिक्स करेगा उस अपील को सुनने के लिए, ताकि जो रिस्पोंडेंट है, ताकि जो अपीलेंट है उनको कोर्ट सुने। फिर इसके बाद रूल नंबर 13 है। ये किस हवाले से है? ये नोटिस के हवाले से है। जो लोअर कोर्ट है जिसके डिक्री के खिलाफ अपील फाइल की गई है, अपीलेट कोर्ट उस कोर्ट को नोटिस भेजेगा। अभी जो रूल नंबर 13 है ये मैंडेटरी है। जो अभी आपने पीछे पढ़ा है, जो अभी आपने रूल नंबर 11 पढ़ा है, वहाँ क्या था कि कोर्ट बगैर नोटिस भेजे भी अपील को डिसमिस कर सकता है। लेकिन रूल नंबर 13 क्या कहता है? कोर्ट शेल गिव नोटिस टू लोअर कोर्ट, कि कोर्ट जो है लाजमी लोअर कोर्ट को नोटिस करेगा। तो रूल नंबर 13 भी क्या कहता है कि अगर कोर्ट रूल नंबर 11 के अंडर किसी अपील को डिसमिस नहीं करता तो वो लोअर कोर्ट को लाजमी नोटिस भेजेगा। फिर जो रूल नंबर 13 का जो सब रूल 2 है वो किस हवाले से? ट्रांसमिशन ऑफ पेपर्स टू अपीलेट कोर्ट, यानी जो लोअर कोर्ट है जिसकी डिग्री के खिलाफ आपने अपील फाइल की है, वो जो मटीरियल पेपर्स हैं उस सूट से रेलिवेंट वो क्या करेगा? अपीलेट कोर्ट को ट्रांसमिट करेगा। रूल नंबर 13 का जो सब रूल 2 है, इसकी जो लैंग्वेज बुक के अंदर लिखी है बैरक के अंदर, उसको मैं रीड करती हूँ। ट्रांसमिशन ऑफ पेपर्स टू अपीलेट कोर्ट, ये क्या कह रहा है? वेयर द अपील इज फ्रॉम द डिक्री ऑफ अ कोर्ट, जब अपील फाइल की जाएगी डिक्री के खिलाफ, द रिकॉर्ड्स ऑफ विच आर नॉट डिपॉजिटेड इन द अपीलेट कोर्ट, जिसका जो रिकॉर्ड है वो अभी तक अपीलेट कोर्ट को अगर नहीं भेजा गया, यानी कि उस डिक्री का रिकॉर्ड अगर नहीं भेजा गया अपीलेट कोर्ट के अंदर, तो फिर क्या होगा? द कोर्ट रिसीविंग सच नोटिस, तो जो लोअर कोर्ट है जब वो नोटिस रिसीव करेगा, शेल सेंड विद ऑल प्रैक्टिकेबल डिस्पैच ऑल मटीरियल पेपर्स इन द सूट, तो जो लोअर कोर्ट है वो क्या करेगा? जब उसको नोटिस मिलेगा तो वो सूट से रेलिवेंट जितने भी मटेरियल पेपर्स हैं, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, वो भेज देगा। और सच पेपर्स एज मे बी स्पेसिफिकली कॉल्ड फॉर बाय द अपीलेट कोर्ट, या फिर वो पेपर्स जिनको स्पेसिफिकली अपीलेट कोर्ट ने कहा है कि ये पेपर्स जो हैं लाजमी भेजने हैं। ठीक है, तो 13 सब रूल 1 क्या कहता है कि अगर कोर्ट अपील को डिसमिस नहीं करेगा तो कोर्ट नोटिस भेजेगा लोअर कोर्ट में। फिर 13(2) क्या कहता है कि जब लोअर कोर्ट को नोटिस मिल जाएगा तो वो क्या करेगा? सूट से रेलिवेंट जितने इंपॉर्टेंट मटेरियल पेपर्स हैं वो अपीलेट कोर्ट को भेज देगा।
फिर उसके बाद 13 का सब रूल 3 वो किस हवाले से, कॉपीज़ ऑफ एग्जिबिट इन कोर्ट अपील फ्रॉम। अब यहाँ पर क्या है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं यानी कि एपिलेंट और रिस्पोंडेंट, उनको अगर किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी वो जो उन्होंने लोअर कोर्ट में सूट के अंदर एग्जिबिट किए थे, तो वो क्या कर सकते हैं, वो लोअर कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि उन डॉक्यूमेंट्स की उन्हें कॉपी दी जाए। बेरा की क्या लैंग्वेज है, 13 का सब रूल 3, आइदर पार्टी मे अप्लाई इन राइटिंग टू द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री द अपील इज प्रिफर्ड। कि आइदर पार्टी का क्या मतलब है, यानी कि एपिलेंट भी कर सकता है, रिस्पोंडेंट भी कर सकता है। मे अप्लाई इन राइटिंग यानी कि एप्लीकेशन इन राइटिंग भेजेंगे किस कोर्ट को, वो कोर्ट जिसकी डिक्री के खिलाफ अपील फाइल की गई है, स्पेसिफाइंग एनी ऑफ द पेपर्स इन सच कोर्ट ऑफ विच ही रिक्वायर्स कॉपी टू बी मेड। जिसमें वो उस एप्लीकेशन में स्पेसिफाई करेगा कि उसे जो जो पेपर्स, जिन जिन पेपर्स की कॉपीज़ चाहिए, एंड कॉपीज़ ऑफ सच पेपर्स शेल बी मेड एट द एक्सपेंस ऑफ एंड गिवन टू द एप्लीकेंट। और उन पेपर्स की कॉपीज़ लोअर कोर्ट बनाकर किसको देगा, एप्लीकेंट को, यानी जिसने एप्लीकेशन फाइल की है। और ये जो एक्सपेंसेस हैं वो भी कौन बेयर करेगा, जो कि एप्लीकेंट है। ठीक है, तो सिंपली रूल नंबर 13 क्या कहता है कि जब एपिलेट कोर्ट किसी अपील को रूल नंबर 11 के अंडर डिसमिस नहीं करेगा तो वो लोअर कोर्ट को नोटिस भेजेगा। और सब रूल 2 क्या कहता है कि जब लोअर कोर्ट नोटिस को रिसीव करेगा तो वो क्या करेगा, उस सूट से रेलिवेंट जितने इंपॉर्टेंट मटेरियल पेपर्स होंगे उनको एपिलेट कोर्ट में ट्रांसमिट कर देगा। और 13 का सब रूल 3 क्या कहता है कि दोनों पार्टीज में से यानी कि एप्लीकेंट या रिस्पोंडेंट में से कोई भी अगर किसी को कोई डॉक्यूमेंट ऐसा चाहिए जो कि उसने लोअर कोर्ट में सूट के दौरान एग्जिबिट करवाया था, तो वो उसकी कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन इन राइटिंग देंगे और उसमें स्पेसिफाई करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स को जिनकी कॉपीज़ उन्हें चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, रूल नंबर 14 वो किस हवाले से है, क्योंकि अभी आपने ऊपर रूल नंबर 12 में पढ़ा कि कोर्ट डे फिक्स करेगा हेयरिंग के लिए। तो अब जाहिर है कोर्ट ने जब डे फिक्स किया है हेयरिंग के लिए तो रिस्पोंडेंट को वो नोटिफाई तो करेगा। अब वो किस तरह होगा, रूल नंबर 14 इसके बारे में बताता है। पब्लिकेशन एंड सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डे ऑफ हेयरिंग ऑफ अपील, कि क्या की जाएगी, पब्लिकेशन की जाएगी, यानी कि एपिलेट कोर्ट का जो हाउस है वहाँ पर जो नोटिस है डेट ऑफ हेयरिंग के हवाले से उसको एफिक्स किया जाएगा। और सेम वैसा ही नोटिस एपिलेट कोर्ट भेजेगा लोअर कोर्ट में, ताकि जो लोअर कोर्ट है वो उस नोटिस को सर्व करवाए रिस्पोंडेंट को या फिर उसके प्लीडर को। और ये जो सर्विस होगी बिल्कुल सेम उसी तरह होगी जिस तरह के कोई भी समन्स जो हैं किसी डिफेंडेंट के ऊपर सर्व किए जाते हैं, और जितने प्रोविजन समन से रिलेटेड हैं वही वाले इस नोटिस के ऊपर भी अप्लाई होंगे। फिर उसके बाद जो रूल नंबर 14 है इसी का सब रूल 2 क्या कहता है कि एपिलेट कोर्ट में इटसेल्फ कॉज नोटिस टू बी सर्व, कि जो एपिलेट कोर्ट है वो खुद भी रिस्पोंडेंट को नोटिस सर्व करवा सकता है। तो दो मेथड्स बताए हुए रूल 14 के अंदर। पहली चीज़ तो क्या है कि जो एपिलेट कोर्ट का जो हाउस है वहाँ पर नोटिस जो है एफिक्स होगा, वो वहाँ पर जो नोटिस है उसे एफिक्स किया जाएगा, यहाँ तक ठीक है। फिर इसके बाद रिस्पोंडेंट को किस तरह सर्व किया जाएगा उसकी दो मेथड्स हैं। 14(1) क्या बताता है कि कोर्ट के एपिलेट कोर्ट लोअर कोर्ट को नोटिस भेजेगा, वो उस नोटिस को रिस्पोंडेंट के ऊपर या उसके प्लेडर के ऊपर सर्व करवाएगा। और 14(2) क्या कहता है कि जो एपिलेट कोर्ट है बजाय लोअर कोर्ट को नोटिस भेजने के कि जो लोअर कोर्ट है वो रिस्पोंडेंट के ऊपर नोटिस सर्व करवाए, एपिलेट कोर्ट के पास खुद भी इख्तियार दिया गया है, इसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो बजाय लोअर कोर्ट को नोटिस भेजने के खुद भी डायरेक्टली रिस्पोंडेंट को नोटिस भेज सकता है। नोटिस किस हवाले से, ऑफ डे ऑफ हियरिंग, यानी कि जिस दिन अपील की हियरिंग होनी है। फिर उसके बाद है रूल नंबर 15 जो कि बिल्कुल सिंपल है। किस हवाले से, कंटेंट्स ऑफ नोटिस के हवाले से, यानी कि नोटिस के अंदर क्या चीज़ लाजमी होनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या बात लाजमी होगी कि डेट इफ़ रिस्पोंडेंट डजंट अपीयर, कि अगर रिस्पोंडेंट अपीयर नहीं होता कोर्ट में उस दिन जिस दिन कोर्ट ने अपील को सुनना है ऑन द डे ऑफ हियरिंग, देन कोर्ट क्या करेगा, उस अपील को एक्स पार्टी सुनेगा, एक्स पार्टी हियरिंग होगी। ठीक है, तो नोटिस के अंदर ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए कि अगर रिस्पोंडेंट अपीयर नहीं होगा तो वो जो मैटर है, वो जो अपील है, वो एक्स पार्टी कोर्ट सुनेगा। होप सो यहाँ तक रूल नंबर 9 से लेकर रूल नंबर 15 तक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।